नमस्कार और आपका स्वागत है स्टडी प्लस एकेडमी में। तो रिसेंटली यूरोप से एक बहुत ही ज़्यादा शॉकिंग न्यूज़ सामने लेकर कर आई है रिगार्डिंग पोलैंड यूक्रेन रिलेशन। आज के समय पोलैंड और यूक्रेन के रिलेशन ऑल टाइम लो पर चल रहे हैं बिकॉज ऑफ जेलेंस्की स्टेटमेंट, जहां पर जेलेंस्की ने पोलैंड पर आरोप लगाया है प्रो रशिया होने का। जी हाँ, जेलेंस्की जो कि यूक्रेन के प्रेसिडेंट है, इन्होंने पोलैंड जो कि एक यूरोपीय देश है उस पर गद्दारी का आरोप लगाया है, जिसको लेकर पोलैंड बहुत एंग्री है। इस सब की शुरुआत होती है यूक्रेनियन वीट की वजह से। आपको पता होगा यूरोप में 3 देश हैं, रशिया, यूक्रेन और फ्रांस, जो कि मेजर वीट प्रोड्यूसर हैं पूरे वर्ल्ड में और मेजर एक्सपोर्टर भी हैं वीट के। और आयरनी देखिए कि जो देश मेजर वीट प्रोड्यूसर हैं पूरे वर्ल्ड में, वही देश अपने आप में लड़ बैठे हैं। रशिया और यूक्रेन एक दूसरे के साथ वॉर में बिजी है। बट इसी बीच यूक्रेन और रशिया दोनों ने तय किया है कि वो अपने अपने वीट्स को पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट करेंगे। रशिया, इजिप्ट और पाकिस्तान जैसे देशों को वीट एक्सपोर्ट करेगा और दूसरी तरफ यूक्रेन पूरे यूरोपीय देशों को अपना वीट बेचेगा, इंक्लूडिंग पोलैंड। और पोलैंड भी खुशी खुशी यूक्रेनियन वीट खरीद रहा था अंटिल इनको पता चला कि अगर हम लोग यूक्रेन से ज़्यादा क्वालिटी में वीट परचेस कर लेंगे तो हमारे फार्मर्स को इकोनॉमिक लॉस होगा, जिसको लेकर पोलैंड ने यूक्रेनियन वीट की सप्लाई को अपने देश में बैन कर रखा है इकोनॉमिक रीज़न की वजह से। अभी तक कोई भी डिप्लोमेटिक रीज़न नहीं था दोनों देशों के रिलेशंस एस्केलेट होने का। बट जेलेंस्की को ये बात बुरी लगी कि पोलैंड उनका वीट परचेस नहीं कर रहा, क्योंकि जितना वीट यूक्रेन दूसरे देशों को सेल करेगा उतना पैसा यूक्रेन के पास आ पाएगा, जिससे कि ये वेपन्स खरीद सकेंगे जो कि इवेंचुअली रशिया के अगेंस्ट यूज़ किए जाएंगे। और जेलेंस्की की ये फ्रस्ट्रेशन यूएन की स्पीच के दौरान निकली, जहां पर जेलेंस्की ने इनडायरेक्टली पोलैंड का नाम ना लेते हुए अक्यूजेशन लगाया कि हमारे कुछ दोस्त हैं जो कि रशिया की हेल्प कर रहे हैं इनडायरेक्टली हमारा वीट परचेस ना करके। उन्हें ये समझना चाहिए कि यूक्रेन वॉर में बिजी है, आपको थोड़ा इकोनॉमिक लॉस होगा तो क्या हुआ ना। ये वो इंसिडेंट है जिसने यूक्रेन पोलैंड के रिलेशन खराब कर रखे हैं। और दूसरी तरफ पोलैंड ने भी काउंटर अटैक करते हुए कहा कि हम लोग पहले अपने फार्मर की सिचुएशन को एनालाइज करेंगे, बाद में तुम्हारी सिचुएशन को देखेंगे। और आपको बता दूं कि इनके रिलेशंस इतने खराब हो चुके हैं कि पोलैंड ने यूक्रेन को वेपन सप्लाई करने से मना कर दिया है। जो वेपन यूक्रेन के लिए एक आप कह लो कि लाइफ सेवर हैं, वो वेपन एज ऑफ नाउ जब तक इनके रिलेशंस इम्पैक्टेड रहेंगे यूक्रेन को नहीं मिलने वाले। और इस सब में गलती भी जेलेंस्की की है ना। जेलेंस्की ने पोलैंड को एडमायर किया, जो सपोर्ट पोलैंड ने यूक्रेन को दिखाया इनिशियली जब यूक्रेन पर रशिया ने अटैक किया था, तब से लेकर प्रेजेंट टाइम में पोलैंड यूक्रेन के साथ खड़ा रहा। इनको वेपन्स चाहिए, पोलैंड ने वेपन्स ला कर दिए। यूक्रेन के लोगों को असाइलम चाहिए अपने देश में, वो भी दिया। यूएन में वोटिंग के दौरान पोलैंड ने सपोर्ट दिखाया। उसके बाद भी जेलेंस्की ने इनडायरेक्टली पोलैंड को ट्रेटर कहा, गद्दार कहा, प्रो रशिया होने का आरोप लगाया। बट इन रियलिटी जेलेंस्की ट्रेटर है जिसने इतनी हेल्प मिलने के बाद भी पोलैंड से उसे एडमायर तक नहीं किया, और एडमायर तो छोड़िए उस पर आरोप लगा दिया प्रो रशिया होने का। और उसके अलावा पोलैंड के जो पीएम है, उन्होंने कैटेगोरिकली जेलेंस्की से कह दिया है कि अगली बार से पोल्स को इंसल्ट मत कर देना। पोल्स उसे कहते हैं जो पोलैंड में रहता है। जैसे चाइना में रहने वाले को चाइनीज़, इंडिया में रहने वाले को इंडियन कहते हैं, वैसे पोलैंड में रहने वाले को पोल्स कहते हैं। जो लैंग्वेज पोलैंड के पीएम ने यूज़ करी है जेलेंस्की के अगेंस्ट, वैसी लैंग्वेज मैंने रिसेंट जो इंडिया कनाडा रिलेशंस खराब हुए हैं उसमें भी इस तरह की भाषा का यूज़ नहीं देखा है। यहाँ पर मैं आपको एग्जैक्ट जो पोलैंड के पीएम ने कहा है वो बताता हूँ। आई वॉन्ट टू टेल प्रेसिडेंट जेलेंस्की नेवर टू इंसल्ट पोल अगेंस्ट हैज ही डिड इन रिसेंट ड्यूरिंग हिज स्पीच एट द यूएन। एक आप कह लो कि बोल्ड लैंग्वेज का यूज़ किया गया है, स्ट्रॉन्ग लैंग्वेज का यूज़ किया गया है पोलैंड के पीएम के द्वारा। बट हम लोग लॉन्ग रन में देखें तो मुझे नहीं लगता कि यूक्रेन पोलैंड के रिलेशन ज़्यादा खराब हुए हैं। ऑब्वियसली इस इंसिडेंट से जेलेंस्की को एक सीख तो मिली होगी, एक लेसन तो मिला होगा कि दूसरों को कैसे ट्रीट करते हैं जो आपकी मदद करता है। और एक बात यहाँ पर आप गौर करना कि जब भी यूरोप के देश किसी भी फोरम में या किसी भी प्लेस में जाते हैं तो सभी यूरोपीय देशों की कलेक्टिवली एक सुर में आवाज़ निकलती है, सभी देश एक चीज़ पर सहमति बनाते हैं। अगर हम इसे किसी अफ्रीकन कंट्रीज़ या एशियन कंट्रीज से कंपेयर करें तो बहुत डिवीजन देखने को मिलता है आपको इन रीजन्स में। वो केस यूरोप में नहीं है, वहाँ पर मोस्टली जो कंट्रीज होती हैं वो यूनाइटेड रहती हैं। बट जो यूक्रेन पोलैंड का केस हुआ है वो बहुत ही रेयर केस है, बहुत ही कम देखने को मिलता है जब यूरोपियन कंट्रीज एक दूसरे के साथ ऐसी भाषा का यूज़ करें। और बाय द वे जो यूनिटी अभी यूरोपियन देशों में है वो रिसेंट के कुछ दशकों में आई है। बट वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पर यूरोप बहुत डिवाइडेड था, यहाँ पर कई वॉर्स हुई थी। आपको बता दूं वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम यूक्रेनियन नेशनलिस्ट ने 1 लाख पोलैंड के लोगों का नरसंहार किया था, जिसको लेकर पोलैंड आज भी यूक्रेन से गुस्सा है। बट यहाँ पर आप कहोगे कि उस टाइम यूक्रेन एज अ कंट्री एग्जिस्ट ही नहीं करता था, तो यूक्रेन ने पोलैंड के लोगों का मैसेकर कैसे किया। देखो यूक्रेन उस टाइम एग्जिस्ट तो नहीं करता था, सोवियत यूनियन एज अ कंट्री था जिसमें यूक्रेन उसका पार्ट था। बट पॉइंट यहाँ पर यह है कि सोवियत यूनियन में यूक्रेन एज अ कंट्री अलग से फॉर्म होना चाहता था। मतलब कि कुछ लोग थे जो अलग से एक कंट्री चाहते थे जिसका नाम यूक्रेन हो, इसलिए मैंने यूक्रेनियन नेशनलिस्ट वर्ड यूज़ किया था इनिशियली, जो कि यूक्रेन एज अ कंट्री जो डिमांड करते हैं उनको रिप्रेजेंट करता है। उस टाइम उन लोगों ने 1 लाख से ऊपर पोलैंड के लोगों का मैसेकर किया
किया था, जिसको लेकर पोलैंड आज भी यूक्रेन से उस इंसिडेंट को लेकर रिकॉग्निशन चाहता है, बट यूक्रेन ने ना इसको एक्सेप्ट किया है ना डिनाइड किया है। सो ये एक और रीज़न है पोलैंड यूक्रेन के रिलेशन एस्केलेट होने का। और इसमें आपको पता होगा कि खुश कौन है, ऑब्वियसली पुतिन, क्योंकि रशिया तो चाहता ही है कि यूरोप में डिवीजन हो जाए, वहाँ पर कंट्रीज एक दूसरे के साथ मतभेद रखें ताकि इसमें रशिया को फ़ायदा हो सके। और करेंटली जो यूक्रेन के प्रेसिडेंट हैं वो यूएस, कनाडा जैसी कंट्रीज़ का टूर कर रहे हैं और मोस्ट प्रोबेबली ब्राज़ील भी ट्रैवल करेंगे ताकि यूक्रेन को और सपोर्ट मिल सके। ना यहाँ पर आप कहोगे कि यूक्रेन को और क्या सपोर्ट चाहिए, इन्हें यूएन में अच्छे खासे वोट्स मिल जाते हैं, वेस्टर्न कंट्रीज़ की ओर से वेपन्स प्रोवाइड कर दिए जाते हैं, टैंक्स प्रोवाइड कर दिए जाते हैं। देखो, यूक्रेन को जितने वेपन्स प्रोवाइड करोगे उतना कम है, क्योंकि कोई भी बता नहीं सकता एग्जैक्ट टाइम कि कब तक ये वॉर चलेगी, कब तक रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट चलेगी। और इस कॉन्फ्लिक्ट को 2 साल से ऊपर होने वाले हैं। अगर ये वॉर अगले 5-6 साल तक चलेगी तो यूएस को बिलियंस ऑफ डॉलर खर्च करने पड़ सकते हैं यूक्रेन पर, अनलेस यूएस में रिपब्लिकन पार्टी पावर में नहीं आ जाती। क्योंकि रिपब्लिकन पार्टी का कहना है, जो कि डोनाल्ड ट्रंप की पार्टी है बाय द वे, और जिस पार्टी का कहना है कि अगर हम लोग पावर में आ जाते हैं तो हम लोग जो यूक्रेन को एड देते हैं, जो वेपन्स प्रोवाइड करते हैं, जो बिलियंस ऑफ डॉलर देते हैं, उसे हम बंद कर देंगे। सो यूक्रेन के लिए रिपब्लिकन पार्टी एक आप कह लो कि नाइटमेयर से कम नहीं है। उसके अलावा हम इंडिया का स्टांस देखें यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट में, तो हमारा कहना है कि पीपल सेंट्रिक अप्रोच होनी चाहिए। यहाँ पर आप पढ़ सकते हो, इंडिया कॉल्स फॉर पीपल सेंट्रिक अप्रोच टू यूक्रेन, जो कि सही भी है, क्योंकि जो भी सॉल्यूशन निकलेगा इस कॉन्फ्लिक्ट में वो मेनली डिप्लोमेसी और डायलॉग से ही हो सकता है, जो कि लोगों के फेवर में भी होगा। वायलेंस और हॉस्टाइल से सॉल्यूशन नहीं निकल सकता। आपको पता होगा पीएम मोदी ने भी पुतिन के सामने डायरेक्टली कह दिया था, दिस इज़ नॉट एन एरा ऑफ वॉर। सो लास्टली हम देखें तो यूक्रेन पोलैंड के रिलेशन अभी के लिए रिकवर होते दिखे नहीं जा रहे हैं। इवन जो पीपल टू पीपल रिलेशन है वो भी डैमेज हो चुके हैं। ऑब्वियसली इसका एक हिस्टोरिक रीज़न भी है, बट जेलेंस्की की स्टेटमेंट के बाद ये रिलेशन भी एस्केलेट होते देखे जा रहे हैं। और अभी के लिए पोलैंड यूक्रेन को वेपन्स प्रोवाइड करने से मना कर रहा है, बट अमेरिका हो सकता है कि एक मीडिएटर का रोल प्ले करे पोलैंड यूक्रेन रिलेशन सुधारने में, जिससे कि इवेंचुअली पोलैंड मान जाए यूक्रेन को वेपन्स प्रोवाइड करने को लेकर। आपकी इस पर क्या राय है कि पोलैंड को वेपन्स देने चाहिए यूक्रेन को या नहीं? तो खैर, अगर आप लोग चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आपको आगे भी ऐसे ही कंटेंट देखने को मिले। थैंक्स फॉर वॉचिंग।